दोस्तों, इजराइल ईरान जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखिए। ईरान जंग को आज 10 दिन हो चुके हैं। 10वें दिन तक अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई और तेहरान में तो आसमान के बादलों में इतना बारूद पहुंच गया कि यहाँ काली बारिश हो रही है। लेबनान में लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। ये तबाही की कुछ तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन इसी बीच आज एक बड़ी खबर ये देखने को मिलती है कि मुज्तबा खामेनेई को ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ये उन्हीं के बेटे हैं, अली खामेनेई के, जो कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर थे, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद आज इजराइल ने मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर तो ये देखने को मिली, दावा किया जा रहा कि इजराइल ने अब नए सुप्रीम लीडर के ऊपर भी हमले किए और इन इजरायली हमलों में मुज्तबा खामेनेई भी घायल हो गए। वैसे तो कल ही ईरान ने इनको नए सुप्रीम लीडर के रूप में नियुक्त कर दिया था, लेकिन इसकी ऑफिशियल घोषणा आज खुद ईरान के सरकारी टीवी न्यूज चैनल की तरफ से दी गई है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, इजराइल ने ईरान को सीधी धमकी दी थी और उस धमकी में कहा था कि ईरान का जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसको हम ढूंढ कर मारेंगे, ढूंढ कर खत्म करेंगे। और यही वजह की ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरान ने सुप्रीम लीडर तो काफी टाइम पहले ही चुन लिया, लेकिन इसकी अब तक घोषणा नहीं की इजराइल और अमेरिका के हमलों के डर की वजह से। क्योंकि पहले अली खामेनेई भी काफी सुरक्षित बंकर में थे। जब इजराइल ने उन पर मिसाइलें छोड़ी थी तब भी खामेनेई अपने सेफ्टी बंकर में थे, उसके बावजूद उन्हें उड़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ईरान को इस बात का डर तो जरूर है कि नए सुप्रीम लीडर के ऊपर भी हमला हो सकता है, और आज एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। दावा किया जा रहा मीडिया रिपोर्ट्स में कि इजरायली हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक वे मौजूदा युद्ध के दौरान घायल हुए हैं। इससे पहले 28 फरवरी को ही उनकी पत्नी, बेटी और पिता की भी मौत हो गई। उनके पिता भी ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर थे। ये देख सकते हैं आप, अयतुल्ला खामेनेई जो अली खामेनेई थे उनके उत्तराधिकारी जो बने मुज्तबा खामेनेई, ये उन्हीं के बेटे हैं। उनकी प्रोफाइल की ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं। ईरान में पिछले 37 सालों से सबसे ताकतवर नेताओं में रहे हैं ये खामेनेई। वहीं अमेरिका इजराइल जंग के दौरान अब तक के 7 बड़े अपडेट देखिए। सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया, तकरीबन 6,500 से ज्यादा सिविलियंस इलाकों में भी हमले हुए हैं। 5,500 घरों पर हमला हुआ। इजराइल के 1765 लोग घायल हो गए। जंग में अब तक 1700 लोगों की मौत की खबर है। दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ। तकरीबन 65 स्कूलों पर भी हमला हुआ और 14 मेडिकल सेंटर्स पर भी हमला हुआ। अमेरिका इजराइल ईरान जंग में अब तक 1701 मौतें हो चुकी हैं और दोनों तरफ से अलग अलग देशों पर हमले किए जा रहे हैं। ये ब्लू डॉट में आप देख सकते हैं, जिस पर ईरान पर, इराक और लेबनान पर यूएस इजराइल हमला कर रहा, और जहां जहां रेड डॉट दिख रहा आपको, उन सभी कंट्रीज में, उन सभी देशों में ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। बाकी ये देखिए कुछ तस्वीरें। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में अभी एक दिन पहले देर रात ईरानी ड्रोन अटैक के बाद एक बिल्डिंग में आग लग गई। और ये ईरान की राजधानी तेहरान में भी शनिवार रात इजरायली हमले का फुटेज सामने आ रहा। ईरान ने भी इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला किया और ईरान की राजधानी तेहरान में तेल भंडारों के ठिकानों पर भी इजरायली हमलों के बाद फैला तेल शहर के नलियों में पहुंच गया और सड़कों के किनारे भी आग की नदी जैसे हालात बन गए, क्योंकि हमलों के बाद तेल ठिकानों से, तेल भंडारों से तेल सड़कों पर बहने लगा और उसमें भी आग लग गई। तो ऐसे हालात हो रहे हैं। वहीं इधर लेबनान की बॉर्डर पर भी इजरायली टैंक गाइडेड मिसाइलें तैनात की गई। इजराइल लेबनान में इराक समर्थक हिजबुल्लाह के खिलाफ हमला कर रहा है। और ईरान इजराइल जंग से आज के कुछ लाइव अपडेट्स देखिए। ईरान ने बयान दिया कि हम अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह कहना है। वहीं कतर ने कहा कि ईरान ने हम पर हमला करके बड़ा धोखा दिया है। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान की आलोचना की है। और इस बीच खबर है कि ईयू यानी यूरोपीय यूनियन तेल की बढ़ती कीमतों पर भी अब आने वाले गुरुवार को बैठक करेगा, जिसमें यूरोपीय यूनियन के तकरीबन कई देशों के सदस्य शामिल होंगे। 27 देशों के लिए बैठक काफी जरूरी होगी। इधर अजरबैजान ने माल ढुलाई के लिए ईरान बॉर्डर से लगा अपना रूट भी खोल दिया है और चाइना ने भी नए ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले का विरोध किया। चीन ने मुज्तबा को सुप्रीम लीडर चुने जाने का भी समर्थन किया और खुद ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने आंकड़े बताते हुए कहा कि पिछले 9 दिनों में 1250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बहरीन की एक तेल कंपनी बोली कि हालात कंट्रोल से बाहर है और सप्लाई रुकने पर हम जिम्मेदार नहीं है। तो वहीं इधर न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शनकारियों ने ईरान पर हमले रोकने की मांग की है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चीन ने समर्थन किया और ईरान में 10वें दिन भी इंटरनेट बंद है। हालात इतने गंभीर चल रहे हैं, पश्चिम एशिया में संकट का माहौल और बढ़ता जा रहा है। और नए सुप्रीम लीडर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि देखते हैं आखिर आगे क्या होता है। ट्रंप ने ये रिएक्शन दिया कि ईरान बचेगा नहीं हमसे। बिना चुनाव लड़े ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं मुज्तबा खामेनेई, क्योंकि ये ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में इनको चुना गया है। यही वजह की ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, यानी चुनाव लड़के और वोट से जीत के नहीं आते हैं, इन्हें उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता है। और इस बीच हमारे भारत से एक बड़ी खबर आ रही कि ईरान इजराइल जंग की लड़ाई में मध्य प्रदेश के किसानों का केला भी सड़ने लगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद हो गया है, निर्यात ठप पड़ा है। रमजान में मांग बढ़ती थी, लेकिन इस बार केलों के दाम आधे ही रह गए हैं। बासमती
बासमती चावल पर भी संकट छाया हुआ क्योंकि एक्सपोर्ट बंद है। तो इधर ईरान ने एक दावा यह किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध करने के लिए उकसाया गया। ईरान के विदेश मंत्री अरागची बोले कि अमेरिकी सीनेटर ग्राहम और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर ये साजिश रची और अमेरिका को उकसाया। ये ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। और एक दिन पहले हमलों में इजराइल ने ईरान के कई तेल ठिकानों पर भी मिसाइलें गिराई। तकरीबन 3 डिपो और 30 फ्यूल टैंक भी तबाह हो गए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी 5 और देशों पर हमले किए। कहा कि हम 6 महीने तक जंग लड़ेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं वहां के हूती विद्रोही। 9 दिन बाद भी वो इस जंग से दूर हैं। शिया लड़ाके भले ही वो समर्थन में बयान दे रहे हैं ईरान के, लेकिन खुद लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। जबकि यमन में हूती विद्रोही जो रहते हैं वो ईरान के सहयोगी माने जाते हैं, लेकिन इस बार वो इस जंग से बिल्कुल दूर हैं। और पश्चिम एशिया संघर्ष पर एक और बड़ी खबर देखिए। ईरान ने बहरीन की भी सबसे बड़ी तेल कंपनी पर भीषण हमला किया, ड्रोन से तबाही मचा दी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि लंबा खींचेगा ये अमेरिका ईरान युद्ध। हमलों में 7वें अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। उसके बाद ट्रंप ने तेहरान को भी खुली धमकी दे दी। इधर ईरान युद्ध का दायरा भी बढ़ा। अब ईरान अपने कई पड़ोसी देशों के नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के भी युद्ध पर रुख कुछ ऐसे ही गंभीर नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे भारत में भी पेट्रोल संकट पर आज पहली बड़ी खबर देखने को मिली कि भारत के कई राज्यों में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। युद्ध का असर दिखने लगा। देखिए आप, उत्तर प्रदेश नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी लोगों को तेल नहीं मिल रहा है। कई पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। असुविधा के लिए हमें खेद है, क्योंकि दोस्तों ईरान इजराइल जंग की वजह से क्रूड ऑयल के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऊपर से क्रूड ऑयल सप्लाई के रास्ते भी ठप पड़े हैं। देखिए ईरान जंग की वजह से कच्चा तेल 2022 के बाद अब तक सबसे महंगा हुआ, $115 के पार निकल चुका है। एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि $150 तक भी पहुंच सकती हैं इसकी कीमतें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बीते 3 सालों की सबसे भयंकर बढ़ोतरी पर पहुंच चुके हैं। देखिए आप चार्ट क्रूड ऑयल का 6 मार्च के बाद किस तरह से स्पाइक देखने को मिला क्रूड ऑयल में, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट रूट बंद कर दिया है ईरान ने। इस वजह से दुनिया भर के देशों में सप्लाई ठप पड़ गई और क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। तो इस वजह से सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है। हमारे भारत में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ चुके हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो चुका है। डेटा मैंने आपको बताए थे पहले भी। इन हालातों पर इधर रशिया का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तो लगभग खत्म हो चुके हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष पर रूस ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि अब इन युद्ध से पूरी वैश्विक सुरक्षा खतरे में है। वहीं ईरान ने अमेरिका को यह भी कहा कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं लेने देंगे। अमेरिका को ईरान ने 2 टूक जवाब दिया। पड़ोसी देशों पर हमले रोकने वाले बयान पर सफाई भी दी। और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी है कि ईरान के परमाणु भंडार पर भी कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप। अमेरिका और इजराइल यहाँ विशेष बल भी उतार सकते हैं। इधर आज हमारे भारत देश के संसद भवन में भी विदेश मंत्री की बैठक हुई। एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहे। और संसद बजट सत्र के नए चरण की शुरुआत के साथ ही पश्चिम एशिया संकट पर संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि संवाद और कूटनीति जरूरी है। और गल्फ कंट्रीज में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर भी विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार कई ऑपरेशंस आयोजित कर रही है। अब तक 67,000 भारतीय नागरिक वापस लौटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर चुके हैं और अपने स्वदेश भारत वापस आ चुके हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, उनकी मौत पर अमेरिका में सट्टा भी लगा था। 498 करोड़ का खेला था दांव, लेकिन वो सट्टा लगाने वाली ऑनलाइन साइट ने अब भुगतान करने से रोक दिया। नियमों को लेकर भी विवाद हुआ है। और वहीं पंजाब के नैन्सी ग्रेवाल हत्याकांड मामले पर कनाडाई सिख और हिंदू गुस्से में हैं। 3 मार्च एंटी खलिस्तान डे मनाने का ऐलान किया। 18 बार इनको चाकू मारा था, जीप भी काटी थी, आपको पता होगा। पंजाबी यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल की हत्या के बाद कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का विरोध काफी बढ़ता जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और खबर है। अमेरिका में तूफान से 12 साल के बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। भयंकर बवंडर तूफान देखने को मिल रहा है अमेरिका में अभी। तो ये कुछ जंग से जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स रहे। और भी ईरान इजराइल यूएस वॉर से रिलेटेड लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दुनिया को हैरान कर देने वाली खबर आई। जिंदा है ईरान का टॉप लीडर खामेनेई, दहशत में अमेरिका और इजराइल। एक खबर ने फुला दी इजराइल अमेरिका की सांसें। सोच में पड़ गए ट्रंप और नेतन्याहू। एक्स भारतीय रॉ एजेंट ने दुनिया को बता दी असली सच्चाई। जी, दुनिया इस वक्त एक ही सवाल पूछ रही है, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सच में मारे गए? अमेरिका और इजराइल से जुड़े दावों में कहा जा रहा है संयुक्त हमले में टारगेट किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान ने इतनी जल्दी कैसे प्रतिक्रिया दे दी?
याद रखिए, ये वही ईरान है जो अपने शीर्ष नेतृत्व की मामूली चोट तक सार्वजनिक नहीं होने देता था, लेकिन इस बार कुछ घंटों के भीतर ही बयान आ गया। शोक की खबरें, मातम की चर्चा। क्या ये सामान्य है या कहानी में कुछ और पढ़ते हैं? दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एयर स्ट्राइक की योजना बनाई। टारगेट ईरान का शीर्ष नेतृत्व था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों ने यह भी कहा कि ऑपरेशन हाई प्रिसिशन इंटेलिजेंस के आधार पर किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े बयान भी चर्चा में आए। ईरान की सैन्य ताकत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से संकेत मिले कि हमला हुआ है, लेकिन दुनिया के सामने अब भी कई सारे सवाल हैं, जैसे कि कोई आधिकारिक तस्वीर नहीं आई, कोई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि नहीं आई, कोई स्पष्ट विजुअल सबूत नहीं आए। इतना बड़ा ऑपरेशन और वैश्विक मंच पर सिर्फ बयान। इतिहास गवाह है, जब भी बड़े ऑपरेशन होते हैं तो कुछ न कुछ ठोस प्रमाण सामने जरूर आता है, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की खुफिया एजेंसी SVR को पहले से ही खतरे की आशंका थी। कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ने भी चेतावनी दी थी कि शीर्ष नेतृत्व संभावित टारगेट हो सकता है। अगर खतरा पहले से था तो सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, या फिर हमला अचानक और अत्यंत गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया, या महज कुछ घंटों में लक्ष्य कैसे साधा गया? इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद कैसे मार दिया गया? बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है? पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट का बयान चर्चा में आ गया है। उनका कहना है कि हो सकता है आज दुनिया जिस खबर को सच मान रही है वो 1 साल बाद अलग रूप में सामने आए। यानी कि क्या ये रणनीतिक भ्रम हो सकता है? क्या वैश्विक शक्तियां सूचना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं? युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, युद्ध नैरेटिव से भी लड़े जाते हैं। अगर दुनिया को एक कहानी दिखाई जा रही है तो ये असली कहानी क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। ईरान क्षेत्र की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक है। उसका नेतृत्व सिर्फ राजनीतिक नहीं, धार्मिक और रणनीतिक प्रभाव भी रखता है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व में बदलाव पूरे क्षेत्र में नई उथल पुथल पैदा कर सकता है। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, हर जगह समीकरण बदल सकते हैं। अगर ये भ्रम है तो ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि एक अफवाह भी तेल बाजार से लेकर सैन्य तैयारी तक असर डाल सकती है। नेतृत्व की मौत सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो प्रतीक होती है। वो एक युग का अंत भी हो सकती है, एक नए दौर की शुरुआत भी हो सकती है। अगर ये सच है तो ईरान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता संभव है, और अगर ये भ्रम है तो ये साबित करता है कि सूचना का खेल आज मिसाइल से ज्यादा ताकतवर हो गया है। सोचिए, एक खबर और पूरी दुनिया सतर्क, तेल की कीमतें प्रभावित, स्टॉक मार्केट्स अस्थिर, राजनयिक चैनल सक्रिय। यही है आधुनिक युद्ध की नई परिभाषा। तो अब सवाल ये कि क्या हमला वास्तव में सफल रहा? क्या दुनिया को अधूरी या नियंत्रित जानकारी दी जा रही है? क्या आने वाले दिनों में नई तस्वीर सामने आएगी? इतिहास हमें सिखाता है, सत्य तुरंत स्पष्ट नहीं होता, कभी कभी समय ही असली गवाह बनता है। आज जो सच दिख रहा है वो कल बदल भी सकता है। युद्ध के समय सबसे खतरनाक हथियार सिर्फ बम नहीं, जानकारी होती है। और कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध मैदान पर नहीं, सूचना के भीतर लड़ा जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये वास्तविक घटना है या रणनीतिक नैरेटिव? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हर बड़ी खबर के पीछे एक गहरी परत होती है और हम उसी परत को समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद। सगे भाई को मरवाया, चाचा को मरवाया, और फिर सिर्फ 27 साल की उम्र में किम जोंग उन फिर पूरे उत्तर कोरिया के साम्राज्य का बन बैठा शासक। एक ऐसा तानाशाह जिसने अपने ही देश के लोगों के लिए बना दिए खतरनाक कानून। अपनी पसंद से नहीं कटवा सकते बाल, नहीं देख सकते टीवी, नहीं चला सकते इंटरनेट। नियम तोड़े तो सन की किम जोंग दे देगा सीधे फांसी। जिसका नाम सुनते ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की हो जाती है हालत खराब। चमत्कारी तरीके से हुआ था उसी किम जोंग का जन्म। आसमान में दिखाई दिए थे 2 इंद्रधनुष, चमका था एक नया तारा, और अचानक बदल गया था पूरा मौसम। आज की 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे एक रहस्यमयी लड़का बन गया दुनिया का सबसे सनकी शासक। किम जोंग उन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुनिया की राजनीति में सन्नाटा छा जाता है। उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे रहस्यमयी और बंद देश, एक ऐसा देश जहां सरकार ही सब कुछ है और सरकार का मतलब है सिर्फ एक परिवार की सत्ता। दरअसल किम जोंग उन किसी आम नेता का बेटा नहीं था, उसका परिवार ही उत्तर कोरिया की सत्ता का असली मालिक रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है
किम इल सुंग से, जिसे उत्तर कोरिया का संस्थापक माना जाता है। किम इल सुंग ने ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद उत्तर कोरिया की सत्ता संभाली थी और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां सत्ता पूरी तरह से उसके परिवार के हाथों में चली गई। इसके बाद उसका बेटा किम जोंग इल उत्तर कोरिया का शासक बना और फिर तीसरी पीढ़ी में सत्ता आई किम जोंग उन के हाथों में। यानी दुनिया के बहुत कम देशों में ऐसा हुआ है जहां एक ही परिवार लगातार 3 पीढ़ियों तक पूरे देश पर राज करता रहा हो। किम जोंग उन का बचपन दुनिया की नजरों से लगभग छिपा हुआ था। बताया जाता है कि पढ़ाई के लिए उसे यूरोप भेजा गया था। स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में वो नकली नाम से पढ़ता था ताकि किसी को यह पता ना चले कि वो उत्तर कोरिया के तानाशाह का बेटा है। वो बास्केटबॉल का बहुत बड़ा शौकीन था और पश्चिमी फिल्मों और संगीत में भी दिलचस्पी रखता था। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक शासकों में गिना जाएगा। साल 2011 में जब उसके पिता किम जोंग इल की अचानक मौत हुई तो पूरी दुनिया की नजरें उत्तर कोरिया पर टिक गई थी। सवाल था कि अब सत्ता किसके हाथों में जाएगी और तभी सामने आया सिर्फ 27 साल का एक युवा नेता किम जोंग उन। इतनी कम उम्र में पूरे देश की सत्ता उसके हाथों में आ गई, लेकिन सत्ता संभालते ही उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ नाम का नेता नहीं है। उसने सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाया जो उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकते थे। उसने अपने ही चाचा जांग सोंग थेक, जो कभी उत्तर कोरिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें मौत की सजा सुना दी। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश था। किम जोंग उन के सामने कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा उसके सौतेले भाई किम जोंग नाम की विदेश में रहस्यमयी हत्या ने भी दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में ये चर्चा होने लगी कि किम जोंग उन अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन असली डर सिर्फ सत्ता की लड़ाई में नहीं बल्कि उसके देश के कानूनों में दिखाई देता है। उत्तर कोरिया में लोग अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते। सरकार ने कुछ तय हेयर स्टाइल बना रखे हैं और लोगों को उन्हीं में से एक स्टाइल चुनना पड़ता है। अगर कोई अलग हेयर स्टाइल रखता है तो उसे सजा दी जाती है। विदेशी फिल्में देखना, दूसरे देशों के टीवी चैनल देखना या खुला इंटरनेट इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ माना जाता है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जेल, मजदूरी कैंप और कई मामलों में मौत तक की सजा सुना दी जाती है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया में कानून सिर्फ नियम नहीं है बल्कि डर का दूसरा नाम है। लेकिन किम जोंग उन की ताकत सिर्फ उसके देश तक सीमित नहीं है। उसने दुनिया को भी कई बार अपनी ताकत का एहसास करवाया है। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया ने कई बार लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया है। ऐसी मिसाइलें जो हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं। इसके साथ ही परमाणु हथियारों के परीक्षण ने पूरी दुनिया को चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, क्योंकि अगर कभी इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि जब भी किम जोंग उन कोई नया बयान देता है तो दुनिया के बड़े बड़े नेता भी सतर्क हो जाते हैं। एक रहस्यमयी लड़का जो कभी दुनिया की नजरों से छिपकर बड़ा हुआ, आज वही लड़का दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक शासकों में गिना जाता है। एक ऐसा शासक जिसके फैसले कभी भी इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। और यही वजह है कि किम जोंग उन का नाम आज सिर्फ एक नेता का नाम नहीं बल्कि डर, ताकत और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। अगर आपको ऐसे ही खतरनाक नेताओं और दुनिया की बड़ी राजनीति की सच्ची कहानियां देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी खबरें और सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट्स। जय हिंद। दोस्तों, इजराइल ईरान जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखिए। ईरान जंग को आज 10 दिन हो चुके हैं। 10वें दिन तक अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई और तेहरान में तो आसमान के बादलों में इतना बारूद पहुंच गया कि यहाँ काली बारिश हो रही है। लेबनान में लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। ये तबाही की कुछ तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन इसी बीच आज एक बड़ी खबर ये देखने को मिलती है कि मुज्तबा खामेनेई को ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ये उन्हीं के बेटे हैं, अली खामेनेई के, जो कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर थे। लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद आज इजराइल ने मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर तो ये देखने को मिली, दावा किया जा रहा कि इजराइल ने अब नए सुप्रीम लीडर के ऊपर भी हमले किए और इन इजरायली हमलों में मुज्तबा खामेनेई भी घायल हो गए। वैसे तो कल ही ईरान ने इनको नए सुप्रीम लीडर के रूप में नियुक्त कर दिया था, लेकिन इसकी ऑफिशियल घोषणा आज खुद ईरान के सरकारी टीवी न्यूज चैनल की तरफ से दी गई है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा इजराइल ने ईरान को सीधी
सीधी सीधी धमकी दी थी और उस धमकी में कहा था कि ईरान का जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसको हम ढूंढ कर मारेंगे, ढूंढ कर खत्म करेंगे। और यही वजह की ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरान ने सुप्रीम लीडर तो काफी टाइम पहले ही चुन लिया, लेकिन इसकी अब तक घोषणा नहीं की इजराइल और अमेरिका के हमलों के डर की वजह से, क्योंकि पहले अली खामेनेई भी काफी सुरक्षित बंकर में थे। जब इजराइल ने उन पर मिसाइलें छोड़ी थी तब भी खामेनेई अपने सेफ्टी बंकर में थे, उसके बावजूद उन्हें उड़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ईरान को इस बात का डर तो जरूर है कि नए सुप्रीम लीडर के ऊपर भी हमला हो सकता है, और आज एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। दावा किया जा रहा मीडिया रिपोर्ट्स में कि इजरायली हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक वे मौजूदा युद्ध के दौरान घायल हुए हैं। इससे पहले 28 फरवरी को ही उनकी पत्नी, बेटी और पिता की भी मौत हो गई। उनके पिता भी ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर थे। ये देख सकते हैं आप, अयतुल्ला खामेनेई जो अली खामेनेई थे उनके उत्तराधिकारी जो बने मुज्तबा खामेनेई, ये उन्हीं के बेटे हैं। उनकी प्रोफाइल की ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं। ईरान में पिछले 37 सालों से सबसे ताकतवर नेताओं में रहे हैं ये खामेनेई। वहीं अमेरिका इजराइल जंग के दौरान अब तक के 7 बड़े अपडेट देखिए। सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया, तकरीबन 6,500 से ज्यादा सिविलियंस इलाकों में भी हमले हुए हैं। 5,500 घरों पर हमला हुआ। इजराइल के 1765 लोग घायल हो गए। जंग में अब तक 1700 लोगों की मौत की खबर है। दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ। तकरीबन 65 स्कूलों पर भी हमला हुआ और 14 मेडिकल सेंटर्स पर भी हमला हुआ। अमेरिका इजराइल ईरान जंग में अब तक 1701 मौतें हो चुकी हैं और दोनों तरफ से अलग अलग देशों पर हमले किए जा रहे हैं। ये ब्लू डॉट में आप देख सकते हैं, जिस पर ईरान पर, इराक और लेबनान पर यूएस इजराइल हमला कर रहा, और जहां जहां रेड डॉट दिख रहा आपको, उन सभी कंट्रीज में, उन सभी देशों में ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। बाकी ये देखिए कुछ तस्वीरें। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में अभी एक दिन पहले देर रात ईरानी ड्रोन अटैक के बाद एक बिल्डिंग में आग लग गई। और ये ईरान की राजधानी तेहरान में भी शनिवार रात इजरायली हमले का फुटेज सामने आ रहा। ईरान ने भी इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला किया और ईरान की राजधानी तेहरान में तेल भंडारों के ठिकानों पर भी इजरायली हमलों के बाद फैला तेल शहर के नलियों में पहुंच गया और सड़कों के किनारे भी आग की नदी जैसे हालात बन गए, क्योंकि हमलों के बाद तेल ठिकानों से, तेल भंडारों से तेल सड़कों पर बहने लगा और उसमें भी आग लग गई। तो ऐसे हालात हो रहे हैं। वहीं इधर लेबनान के बॉर्डर पर भी इजरायली टैंक गाइडेड मिसाइलें तैनात की गई। इजराइल लेबनान में इराक समर्थक हिजबुल्लाह के खिलाफ हमला कर रहा है। और ईरान इजराइल जंग से आज के कुछ लाइव अपडेट्स देखिए। ईरान ने बयान दिया कि हम अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह कहना है। वहीं कतर ने कहा कि ईरान ने हम पर हमला करके बड़ा धोखा दिया है। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान की आलोचना की है। और इस बीच खबर है कि ईयू यानी यूरोपीय यूनियन तेल की बढ़ती कीमतों पर भी अब आने वाले गुरुवार को बैठक करेगा, जिसमें यूरोपीय यूनियन के तकरीबन कई देशों के सदस्य शामिल होंगे। 27 देशों के लिए बैठक काफी जरूरी होगी। इधर अजरबैजान ने माल ढुलाई के लिए ईरान बॉर्डर से लगा अपना रूट भी खोल दिया है और चाइना ने भी नए ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले का विरोध किया। चीन ने मुज्तबा को सुप्रीम लीडर चुने जाने का भी समर्थन किया और खुद ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने आंकड़े बताते हुए कहा कि पिछले 9 दिनों में 1250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बहरीन की एक तेल कंपनी बोली कि हालात कंट्रोल से बाहर हैं और सप्लाई रुकने पर हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो वहीं इधर न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शनकारियों ने ईरान पर हमले रोकने की मांग की है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चीन ने समर्थन किया और ईरान में 10वें दिन भी इंटरनेट बंद है। हालात इतने गंभीर चल रहे हैं, पश्चिम एशिया में संकट का माहौल और बढ़ता जा रहा है। और नए सुप्रीम लीडर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि देखते हैं आखिर आगे क्या होता है। ट्रंप ने ये रिएक्शन दिया कि ईरान बचेगा नहीं हमसे। बिना चुनाव लड़े ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं मुज्तबा खामेनेई, क्योंकि ये ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में इनको चुना गया है। यही वजह की ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, यानी चुनाव लड़के और वोट से जीत के नहीं आते हैं, इन्हें उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता है। और इस बीच हमारे भारत से एक बड़ी खबर आ रही कि ईरान इजराइल जंग की लड़ाई में मध्य प्रदेश के किसानों का केला भी सड़ने लगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद हो गया है, निर्यात ठप पड़ा है। रमजान में मांग बढ़ती थी, लेकिन इस बार केलों के दाम आधे ही रह गए हैं। बासमती चावल पर भी संकट छाया हुआ, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद है। तो इधर ईरान ने एक दावा ये किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध करने के लिए उकसाया गया। ईरान के विदेश मंत्री अरागची बोले कि अमेरिकी सीनेटर ग्राहम और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर ये साजिश रची और अमेरिका को उकसाया। ये ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। और एक दिन पहले हमलों में इजराइल ने ईरान के कई तेल ठिकानों पर भी मिसाइलें गिराई। तकरीबन 3 डिपो और 30 फ्यूल टैंक भी तबाह हो गए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी 5 और देशों पर हमले किए। कहा कि हम 6 महीने तक जंग लड़ेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं वहां के हूती विद्रोही। 9 दिन बाद भी वो इस जंग से दूर हैं। शिया लड़ाके भले ही वो समर्थन में बयान दे रहे हैं ईरान के, लेकिन खुद लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। जबकि यमन में हूती विद्रोही जो रहते हैं वो ईरान के सहयोगी माने जाते हैं, लेकिन इस बार वो इस जंग से बिल्कुल दूर हैं।
और पश्चिम एशिया संघर्ष पर एक और बड़ी खबर देखिए, ईरान ने बहरीन की भी सबसे बड़ी तेल कंपनी पर भीषण हमला किया, ड्रोन से तबाही मचा दी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि लंबा खींचेगा ये अमेरिका ईरान युद्ध। हमलों में 7वें अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई, उसके बाद ट्रंप ने तेहरान को भी खुली धमकी दे दी है। इधर ईरान युद्ध का दायरा भी बढ़ा, अब ईरान अपने कई पड़ोसी देशों के नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के भी युद्ध पर रुख कुछ ऐसे ही गंभीर नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे भारत में भी पेट्रोल संकट पर आज पहली बड़ी खबर देखने को मिली कि भारत के कई राज्यों में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। युद्ध का असर दिखने लगा। देखिए आप, उत्तर प्रदेश नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी लोगों को तेल नहीं मिल रहा है। कई पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। असुविधा के लिए हमें खेद है, क्योंकि दोस्तों ईरान इजराइल जंग की वजह से क्रूड ऑयल के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऊपर से क्रूड ऑयल सप्लाई के रास्ते भी ठप पड़े हैं। देखिए ईरान जंग की वजह से कच्चा तेल 2022 के बाद अब तक सबसे महंगा हुआ, $115 के पार निकल चुका है। एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि $150 तक भी पहुंच सकती हैं इसकी कीमतें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बीते 3 सालों की सबसे भयंकर बढ़ोतरी पर पहुंच चुके हैं। देखिए आप चार्ट क्रूड ऑयल का 6 मार्च के बाद किस तरह से स्पाइक देखने को मिला क्रूड ऑयल में, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट रूट बंद कर दिया है ईरान ने। इस वजह से दुनिया भर के देशों में सप्लाई ठप पड़ गई और क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। तो इस वजह से सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। हमारे भारत में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ चुके हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो चुका है। डेटा मैंने आपको बताए थे पहले भी। इन हालातों पर इधर रशिया का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तो लगभग खत्म हो चुके हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष पर रूस ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अब इन युद्ध से पूरी वैश्विक सुरक्षा खतरे में है। वहीं ईरान ने अमेरिका को यह भी कहा कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं लेने देंगे। अमेरिका को ईरान ने दो टूक जवाब दिया। पड़ोसी देशों पर हमले रोकने वाले बयान पर सफाई भी दी। और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी है कि ईरान के परमाणु भंडार पर भी कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप। अमेरिका और इजरायल यहाँ विशेष बल भी उतार सकते हैं। इधर आज हमारे भारत देश के संसद भवन में भी विदेश मंत्री की बैठक हुई। एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहे। और संसद बजट सत्र के नए चरण की शुरुआत के साथ ही पश्चिम एशिया संकट पर संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि संवाद और कूटनीति जरूरी है। और गल्फ कंट्रीज में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर भी विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार कई ऑपरेशंस आयोजित कर रही है। अब तक 67,000 भारतीय नागरिक वापस लौटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर चुके हैं और अपने स्वदेश भारत वापस आ चुके हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, उनकी मौत पर अमेरिका में सट्टा भी लगा था। 498 करोड़ का खेला था दांव, लेकिन वो सट्टा लगाने वाली ऑनलाइन साइट ने अब भुगतान करने से रोक दिया। नियमों को लेकर भी विवाद हुआ है। और वहीं पंजाब के नैन्सी ग्रेवाल हत्याकांड मामले पर कनाडाई सिख और हिंदू गुस्से में हैं। 3 मार्च एंटी खलिस्तान डे मनाने का ऐलान किया। 18 बार इनको चाकू मारा था, जीभ भी काटी थी, आपको पता होगा। पंजाबी यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल की हत्या के बाद कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का विरोध काफी बढ़ता जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और खबर है। अमेरिका में तूफान से 12 साल के बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। भयंकर बवंडर तूफान देखने को मिल रहा है अमेरिका में अभी। तो ये कुछ जंग से जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स रहे। और भी ईरान इजराइल यूएस वॉर से रिलेटेड लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दुनिया को हैरान कर देने वाली खबर आई। जिंदा है ईरान का टॉप लीडर खामेनेई, दहशत में अमेरिका और इजराइल। एक खबर ने फुला दी इजराइल अमेरिका की सांसें, सोच में पड़ गए ट्रंप और नेतन्याहू। एक्स भारतीय रॉ एजेंट ने दुनिया को बता दी असली सच्चाई। जी, दुनिया इस वक्त एक ही सवाल पूछ रही है, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सच में मारे गए? अमेरिका और इजराइल से जुड़े दावों में कहा जा रहा है संयुक्त हमले में टारगेट किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान ने इतनी जल्दी कैसे प्रतिक्रिया दे दी? याद रखिए, ये वही ईरान है जो अपने शीर्ष नेतृत्व की मामूली चोट तक सार्वजनिक नहीं होने देता था, लेकिन इस बार कुछ घंटों के भीतर ही बयान आ गया। शोक की खबरें, मातम की चर्चा। क्या ये सामान्य है या कहानी में कुछ और पड़ते हैं? दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एयर स्ट्राइक की योजना बनाई। टारगेट ईरान का शीर्ष नेतृत्व था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों ने यह भी कहा कि ऑपरेशन हाई प्रिसिशन इंटेलिजेंस के आधार पर किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े बयान भी चर्चा में आए। ईरान की सैन्य ताकत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से संकेत मिले कि हमला हुआ है, लेकिन दुनिया के सामने अब भी कई सारे सवाल हैं, जैसे कि कोई आधिकारिक तस्वीर नहीं आई, कोई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि नहीं आई, कोई स्पष्ट विजुअल सबूत नहीं आए। इतना बड़ा ऑपरेशन और वैश्विक मंच पर सिर्फ बयान। इतिहास गवाह है,
जब भी बड़े ऑपरेशन होते हैं तो कुछ ना कुछ ठोस प्रमाण सामने जरूर आता है, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की खुफिया एजेंसी SVR को पहले से ही खतरे की आशंका थी। कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ने भी चेतावनी दी थी कि शीर्ष नेतृत्व संभावित टारगेट हो सकता है। अगर खतरा पहले से था तो सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, या फिर हमला अचानक और अत्यंत गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया, या महज कुछ घंटों में लक्ष्य कैसे साधा गया? इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद कैसे मार दिया गया? बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है? पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट का बयान चर्चा में आ गया है। उनका कहना है कि हो सकता है आज दुनिया जिस खबर को सच मान रही है वो 1 साल बाद अलग रूप में सामने आए। यानी कि क्या ये रणनीतिक भ्रम हो सकता है? क्या वैश्विक शक्तियां सूचना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं? युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, युद्ध नैरेटिव से भी लड़े जाते हैं। अगर दुनिया को एक कहानी दिखाई जा रही है तो ये असली कहानी क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। ईरान क्षेत्र की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक है। उसका नेतृत्व सिर्फ राजनीतिक नहीं, धार्मिक और रणनीतिक प्रभाव भी रखता है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व में बदलाव पूरे क्षेत्र में नई उथल पुथल पैदा कर सकता है। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, हर जगह समीकरण बदल सकते हैं। अगर ये भ्रम है तो ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि एक अफवाह भी तेल बाजार से लेकर सैन्य तैयारी तक असर डाल सकती है। नेतृत्व की मौत सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो प्रतीक होती है। वो एक युग का अंत भी हो सकती है, एक नए दौर की शुरुआत भी हो सकती है। अगर ये सच है तो ईरान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता संभव है, और अगर ये भ्रम है तो ये साबित करता है कि सूचना का खेल आज मिसाइल से ज्यादा ताकतवर हो गया है। सोचिए, एक खबर और पूरी दुनिया सतर्क, तेल की कीमतें प्रभावित, स्टॉक मार्केट्स अस्थिर, राजनयिक चैनल सक्रिय। यही है आधुनिक युद्ध की नई परिभाषा। तो अब सवाल ये कि क्या हमला वास्तव में सफल रहा? क्या दुनिया को अधूरी या नियंत्रित जानकारी दी जा रही है? क्या आने वाले दिनों में नई तस्वीर सामने आएगी? इतिहास हमें सिखाता है सत्य तुरंत स्पष्ट नहीं होता, कभी कभी समय ही असली गवाह बनता है। आज जो सच दिख रहा है वो कल बदल भी सकता है। युद्ध के समय सबसे खतरनाक हथियार सिर्फ बम नहीं, जानकारी होती है। और कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध मैदान पर नहीं, सूचना के भीतर लड़ा जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये वास्तविक घटना है या रणनीतिक नैरेटिव? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हर बड़ी खबर के पीछे एक गहरी परत होती है और हम उसी परत को समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद। सगे भाई को मरवाया, चाचा को मरवाया, और फिर सिर्फ 27 साल की उम्र में किम जोंग उन फिर पूरे उत्तर कोरिया के साम्राज्य का बन बैठा शासक। एक ऐसा तानाशाह जिसने अपने ही देश के लोगों के लिए बना दिए खतरनाक कानून। अपनी पसंद से नहीं कटवा सकते बाल, नहीं देख सकते टीवी, नहीं चला सकते इंटरनेट। नियम तोड़े तो सन की किम जोंग दे देगा सीधे फांसी। जिसका नाम सुनते ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की हो जाती है हालत खराब। चमत्कारी तरीके से हुआ था उसी किम जोंग का जन्म। आसमान में दिखाई दिए थे 2 इंद्रधनुष, चमका था एक नया तारा, और अचानक बदल गया था पूरा मौसम। आज की 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे एक रहस्यमयी लड़का बन गया दुनिया का सबसे सनकी शासक। किम जोंग उन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुनिया की राजनीति में सन्नाटा छा जाता है। उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे रहस्यमयी और बंद देश, एक ऐसा देश जहां सरकार ही सब कुछ है, और सरकार का मतलब है सिर्फ एक परिवार की सत्ता। दरअसल किम जोंग उन किसी आम नेता का बेटा नहीं था, उसका परिवार ही उत्तर कोरिया की सत्ता का असली मालिक रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है किम इल सुंग से, जिसे उत्तर कोरिया का संस्थापक माना जाता है। किम इल सुंग ने ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद उत्तर कोरिया की सत्ता संभाली थी, और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां सत्ता पूरी तरह से उसके परिवार के हाथों में चली गई। इसके बाद उसका बेटा किम जोंग इल उत्तर कोरिया का शासक बना, और फिर तीसरी पीढ़ी में सत्ता आई किम जोंग उन के हाथों में। यानी दुनिया के बहुत कम देशों में ऐसा हुआ है जहां एक ही परिवार लगातार 3 पीढ़ियों तक पूरे देश पर राज करता रहा हो। किम जोंग उन का बचपन दुनिया की नजरों से लगभग छिपा हुआ था। बताया जाता है कि पढ़ाई के लिए उसे यूरोप भेजा गया था। स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में वो नकली नाम से पढ़ता था, ताकि किसी को यह पता ना चले कि वो उत्तर कोरिया के तानाशाह का बेटा है। वो बास्केटबॉल का बहुत बड़ा शौकीन था और पश्चिमी फिल्मों और संगीत में भी दिलचस्पी रखता था।
लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक शासकों में गिना जाएगा। साल 2011 में जब उसके पिता किम जोंग इल की अचानक मौत हुई तो पूरी दुनिया की नजरें उत्तर कोरिया पर टिक गई थी। सवाल था कि अब सत्ता किसके हाथों में जाएगी, और तभी सामने आया सिर्फ 27 साल का एक युवा नेता, किम जोंग उन। इतनी कम उम्र में पूरे देश की सत्ता उसके हाथों में आ गई, लेकिन सत्ता संभालते ही उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ नाम का नेता नहीं है। उसने सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाया जो उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकते थे। उसने अपने ही चाचा जांग सोंग थेक, जो कभी उत्तर कोरिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें मौत की सजा सुना दी। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश था। किम जोंग उन के सामने कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा उसके सौतेले भाई किम जोंग नाम की विदेश में रहस्यमयी हत्या ने भी दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में ये चर्चा होने लगी कि किम जोंग उन अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन असली डर सिर्फ सत्ता की लड़ाई में नहीं, बल्कि उसके देश के कानूनों में दिखाई देता है। उत्तर कोरिया में लोग अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते। सरकार ने कुछ तय हेयर स्टाइल बना रखे हैं और लोगों को उन्हीं में से एक स्टाइल चुनना पड़ता है। अगर कोई अलग हेयर स्टाइल रखता है तो उसे सजा दी जाती है। विदेशी फिल्में देखना, दूसरे देशों के टीवी चैनल देखना या खुला इंटरनेट इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ माना जाता है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जेल, मजदूरी कैंप और कई मामलों में मौत तक की सजा सुना दी जाती है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया में कानून सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि डर का दूसरा नाम है। लेकिन किम जोंग उन की ताकत सिर्फ उसके देश तक सीमित नहीं है। उसने दुनिया को भी कई बार अपनी ताकत का एहसास करवाया है। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया ने कई बार लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया है। ऐसी मिसाइलें जो हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं। इसके साथ ही परमाणु हथियारों के परीक्षण ने पूरी दुनिया को चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, क्योंकि अगर कभी इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि जब भी किम जोंग उन कोई नया बयान देता है तो दुनिया के बड़े बड़े नेता भी सतर्क हो जाते हैं। एक रहस्यमयी लड़का जो कभी दुनिया की नजरों से छिप कर बड़ा हुआ, आज वही लड़का दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक शासकों में गिना जाता है। एक ऐसा शासक जिसके फैसले कभी भी इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। और यही वजह है कि किम जोंग उन का नाम आज सिर्फ एक नेता का नाम नहीं, बल्कि डर, ताकत और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। अगर आपको ऐसे ही खतरनाक नेताओं और दुनिया की बड़ी राजनीति की सच्ची कहानियां देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी खबरें और सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट्स। जय हिंद। सगे भाई को मरवाया, चाचा को मरवाया और फिर सिर्फ 27 साल की उम्र में किम जोंग उन फिर पूरे उत्तर कोरिया के साम्राज्य का बन बैठा शासक। एक ऐसा तानाशाह जिसने अपने ही देश के लोगों के लिए बना दिए खतरनाक कानून। अपनी पसंद से नहीं कटवा सकते बाल, नहीं देख सकते टीवी, नहीं चला सकते इंटरनेट। नियम तोड़े तो सन की किम जोंग दे देगा सीधे फांसी। जिसका नाम सुनते ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की हो जाती है हालत खराब। चमत्कारी तरीके से हुआ था उसी किम जोंग का जन्म। आसमान में दिखाई दिए थे 2 इंद्रधनुष, चमका था एक नया तारा और अचानक बदल गया था पूरा मौसम। आज की 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे एक रहस्यमयी लड़का बन गया दुनिया का सबसे सनकी शासक। किम जोंग उन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुनिया की राजनीति में सन्नाटा छा जाता है। उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे रहस्यमयी और बंद देश। एक ऐसा देश जहां सरकार ही सब कुछ है और सरकार का मतलब है सिर्फ एक परिवार की सत्ता। दरअसल किम जोंग उन किसी आम नेता का बेटा नहीं था। उसका परिवार ही उत्तर कोरिया की सत्ता का असली मालिक रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है किम इल सुंग से, जिसे उत्तर कोरिया का संस्थापक माना जाता है। किम इल सुंग ने ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद उत्तर कोरिया की सत्ता संभाली थी और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां सत्ता पूरी तरह से उसके परिवार के हाथों में चली गई। इसके बाद उसका बेटा किम जोंग इल उत्तर कोरिया का शासक बना और फिर तीसरी पीढ़ी में सत्ता आई किम जोंग उन के हाथों में। यानी दुनिया के बहुत कम देशों में ऐसा हुआ है जहां एक ही परिवार लगातार 3 पीढ़ियों तक पूरे देश पर राज करता रहा हो। किम जोंग उन का बचपन दुनिया की नजरों से लगभग छिपा हुआ था। बताया जाता है कि पढ़ाई के लिए उसे यूरोप भेजा गया था। स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में वो नकली नाम से पढ़ता था।
ताकि किसी को यह पता ना चले कि वो उत्तर कोरिया के तानाशाह का बेटा है। वो बास्केटबॉल का बहुत बड़ा शौकीन था और पश्चिमी फिल्मों और संगीत में भी दिलचस्पी रखता था। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही लड़का एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक शासकों में गिना जाएगा। साल 2011 में जब उसके पिता किम जोंग इल की अचानक मौत हुई तो पूरी दुनिया की नजरें उत्तर कोरिया पर टिक गई थी। सवाल था कि अब सत्ता किसके हाथों में जाएगी, और तभी सामने आया सिर्फ 27 साल का एक युवा नेता, किम जोंग उन। इतनी कम उम्र में पूरे देश की सत्ता उसके हाथों में आ गई, लेकिन सत्ता संभालते ही उसने दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ नाम का नेता नहीं है। उसने सबसे पहले उन लोगों को निशाना बनाया जो उसकी सत्ता के लिए खतरा बन सकते थे। उसने अपने ही चाचा जांग सोंग थेक, जो कभी उत्तर कोरिया के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें मौत की सजा सुना दी। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश था। किम जोंग उन के सामने कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा उसके सौतेले भाई किम जोंग नाम की विदेश में रहस्यमयी हत्या ने भी दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में ये चर्चा होने लगी कि किम जोंग उन अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन असली डर सिर्फ सत्ता की लड़ाई में नहीं, बल्कि उसके देश के कानूनों में दिखाई देता है। उत्तर कोरिया में लोग अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते। सरकार ने कुछ तय हेयर स्टाइल बना रखे हैं और लोगों को उन्हीं में से एक स्टाइल चुनना पड़ता है। अगर कोई अलग हेयर स्टाइल रखता है तो उसे सजा दी जाती है। विदेशी फिल्में देखना, दूसरे देशों के टीवी चैनल देखना या खुला इंटरनेट इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ माना जाता है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे जेल, मजदूरी कैंप और कई मामलों में मौत तक की सजा सुना दी जाती है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया में कानून सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि डर का दूसरा नाम है। लेकिन किम जोंग उन की ताकत सिर्फ उसके देश तक सीमित नहीं है। उसने दुनिया को भी कई बार अपनी ताकत का एहसास करवाया है। पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया ने कई बार लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया है। ऐसी मिसाइलें जो हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती हैं। इसके साथ ही परमाणु हथियारों के परीक्षण ने पूरी दुनिया को चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, क्योंकि अगर कभी इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि जब भी किम जोंग उन कोई नया बयान देता है तो दुनिया के बड़े बड़े नेता भी सतर्क हो जाते हैं। एक रहस्यमयी लड़का जो कभी दुनिया की नजरों से छिप कर बड़ा हुआ, आज वही लड़का दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक शासकों में गिना जाता है। एक ऐसा शासक जिसके फैसले कभी भी इतिहास की दिशा बदल सकते हैं। और यही वजह है कि किम जोंग उन का नाम आज सिर्फ एक नेता का नाम नहीं, बल्कि डर, ताकत और रहस्य का प्रतीक बन चुका है। अगर आपको ऐसे ही खतरनाक नेताओं और दुनिया की बड़ी राजनीति की सच्ची कहानियां देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है दुनिया की सबसे बड़ी खबरें और सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट्स। जय हिंद। दुनिया को हैरान कर देने वाली खबर आई। जिंदा है ईरान का टॉप लीडर खामेनेई। दहशत में अमेरिका और इजराइल। एक खबर ने फुला दी इजराइल अमेरिका की सांसें। सोच में पड़ गए ट्रंप और नेतन्याहू। एक्स भारतीय रॉ एजेंट ने दुनिया को बता दी असली सच्चाई। जी, दुनिया इस वक्त एक ही सवाल पूछ रही है, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई सच में मारे गए? अमेरिका और इजराइल से जुड़े दावों में कहा जा रहा है संयुक्त हमले में टारगेट किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान ने इतनी जल्दी कैसे प्रतिक्रिया दे दी? याद रखिए, ये वही ईरान है जो अपने शीर्ष नेतृत्व की मामूली चोट तक सार्वजनिक नहीं होने देता था, लेकिन इस बार कुछ घंटों के भीतर ही बयान आ गया। शोक की खबरें, मातम की चर्चा। क्या ये सामान्य है या कहानी में कुछ और पढ़ते हैं? दावा किया गया है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एयर स्ट्राइक की योजना बनाई। टारगेट ईरान का शीर्ष नेतृत्व था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों ने यह भी कहा कि ऑपरेशन हाई प्रिसिशन इंटेलिजेंस के आधार पर किया गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े बयान भी चर्चा में आए। ईरान की सैन्य ताकत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से संकेत मिले कि हमला हुआ है, लेकिन दुनिया के सामने अब भी कई सारे सवाल हैं, जैसे कि कोई आधिकारिक तस्वीर नहीं आई, कोई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि नहीं आई, कोई स्पष्ट विजुअल सबूत नहीं आए। इतना बड़ा ऑपरेशन और वैश्विक मंच पर सिर्फ बयान। इतिहास गवाह है, जब भी बड़े ऑपरेशन होते हैं तो कुछ न कुछ ठोस प्रमाण सामने जरूर आता है, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की खुफिया एजेंसी SVR को पहले से ही खतरे की आशंका थी। कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय इंटेलिजेंस नेटवर्क्स ने भी चेतावनी दी थी कि शीर्ष नेतृत्व संभावित टारगेट हो सकता है।
अगर खतरा पहले से था तो सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, या फिर हमला अचानक और अत्यंत गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया, या महज कुछ घंटों में लक्ष्य कैसे साधा गया? इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद कैसे मार दिया गया? बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये मनोवैज्ञानिक युद्ध है? पूर्व रॉ एजेंट लकी बिस्ट का बयान चर्चा में आ गया है। उनका कहना है कि हो सकता है आज दुनिया जिस खबर को सच मान रही है वो 1 साल बाद अलग रूप में सामने आए। यानी कि क्या ये रणनीतिक भ्रम हो सकता है? क्या वैश्विक शक्तियां सूचना को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं? युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, युद्ध नैरेटिव से भी लड़े जाते हैं। अगर दुनिया को एक कहानी दिखाई जा रही है तो ये असली कहानी क्या है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है। ईरान क्षेत्र की सबसे प्रभावशाली ताकतों में से एक है। उसका नेतृत्व सिर्फ राजनीतिक नहीं, धार्मिक और रणनीतिक प्रभाव भी रखता है। ऐसे में शीर्ष नेतृत्व में बदलाव पूरे क्षेत्र में नई उथल पुथल पैदा कर सकता है। लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, हर जगह समीकरण बदल सकते हैं। अगर ये भ्रम है तो ये आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि एक अफवाह भी तेल बाजार से लेकर सैन्य तैयारी तक असर डाल सकती है। नेतृत्व की मौत सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो प्रतीक होती है। वो एक युग का अंत भी हो सकती है, एक नए दौर की शुरुआत भी हो सकती है। अगर ये सच है तो ईरान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता संभव है, और अगर ये भ्रम है तो ये साबित करता है कि सूचना का खेल आज मिसाइल से ज्यादा ताकतवर हो गया है। सोचिए, एक खबर और पूरी दुनिया सतर्क, तेल की कीमतें प्रभावित, स्टॉक मार्केट्स अस्थिर, राजनयिक चयन सक्रिय। यही है आधुनिक युद्ध की नई परिभाषा। तो अब सवाल ये कि क्या हमला वास्तव में सफल रहा? क्या दुनिया को अधूरी या नियंत्रित जानकारी दी जा रही है? क्या आने वाले दिनों में नई तस्वीर सामने आएगी? इतिहास हमें सिखाता है, सत्य तुरंत स्पष्ट नहीं होता, कभी कभी समय ही असली गवाह बनता है। आज जो सच दिख रहा है वो कल बदल भी सकता है। युद्ध के समय सबसे खतरनाक हथियार सिर्फ बम नहीं, जानकारी होती है। और कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध मैदान पर नहीं, सूचना के भीतर लड़ा जाता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये वास्तविक घटना है या रणनीतिक नैरेटिव? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हर बड़ी खबर के पीछे एक गहरी परत होती है और हम उसी परत को समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद। दोस्तों, इजराइल ईरान जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें देखिए। ईरान जंग को आज 10 दिन हो चुके हैं। 10वें दिन तक अब तक 1700 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई और तेहरान में तो आसमान के बादलों में इतना बारूद पहुंच गया कि यहाँ काली बारिश हो रही है। लेबनान में लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। ये तबाही की कुछ तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन इसी बीच आज एक बड़ी खबर ये देखने को मिलती है कि मुज्तबा खामेनेई को ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ये उन्हीं के बेटे हैं, अली खामेनेई के, जो कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर थे, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के हमले में उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद आज इजराइल ने मुज्तबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर तो ये देखने को मिली, दावा किया जा रहा कि इजराइल ने अब नए सुप्रीम लीडर के ऊपर भी हमले किए और इन इजरायली हमलों में मुज्तबा खामेनेई भी घायल हो गए। वैसे तो कल ही ईरान ने इनको नए सुप्रीम लीडर के रूप में नियुक्त कर दिया था, लेकिन इसकी ऑफिशियल घोषणा आज खुद ईरान के सरकारी टीवी न्यूज चैनल की तरफ से दी गई है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, इजराइल ने ईरान को सीधी धमकी दी थी और उस धमकी में कहा था कि ईरान का जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा उसको हम ढूंढ कर मारेंगे, ढूंढ कर खत्म करेंगे। और यही वजह कि ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि ईरान ने सुप्रीम लीडर तो काफी टाइम पहले ही चुन लिया, लेकिन इसकी अब तक घोषणा नहीं की इजराइल और अमेरिका के हमलों के डर की वजह से। क्योंकि पहले अली खामेनेई भी काफी सुरक्षित बंकर में थे। जब इजराइल ने उन पर मिसाइलें छोड़ी थी तब भी खामेनेई अपने सेफ्टी बंकर में थे, उसके बावजूद उन्हें उड़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ईरान को इस बात का डर तो जरूर है कि नए सुप्रीम लीडर के ऊपर भी हमला हो सकता है, और आज एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। दावा किया जा रहा मीडिया रिपोर्ट्स में कि इजरायली हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हो गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक वे मौजूदा युद्ध के दौरान घायल हुए हैं। इससे पहले 28 फरवरी को ही उनकी पत्नी, बेटी और पिता की भी मौत हो गई। उनके पिता भी ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर थे। ये देख सकते हैं आप, अयतुल्ला खामेनेई जो अली खामेनेई थे उनके उत्तराधिकारी जो बने मुज्तबा खामेनेई, ये उन्हीं के बेटे हैं। उनकी प्रोफाइल की ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं। ईरान में पिछले 37 सालों से सबसे ताकतवर नेताओं में रहे हैं ये खामेनेई। वहीं अमेरिका इजराइल जंग के दौरान अब तक के 7 बड़े अपडेट देखिए। सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया, तकरीबन 6,500 से ज्यादा सिविलियंस इलाकों में भी हमले हुए हैं। 5,500 घरों पर हमला हुआ। इजराइल के 1765 लोग घायल हो गए। जंग में अब तक 1700 लोगों की मौत की खबर है। दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ। तकरीबन 65 स्कूलों पर भी हमला हुआ और 14 मेडिकल सेंटर्स पर भी हमला हुआ। अमेरिका इजराइल ईरान जंग में अब तक 1701 मौतें हो चुकी हैं और दोनों तरफ से
अलग अलग देशों पर हमले किए जा रहे हैं। ये ब्लू डॉट में आप देख सकते हैं जिस पर ईरान पर, इराक और लेबनान पर यूएस इजराइल हमला कर रहा, और जहां जहां रेड डॉट दिख रहा आपको, उन सभी कंट्रीज में, उन सभी देशों में ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। बाकी ये देखिए कुछ तस्वीरें कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में अभी एक दिन पहले देर रात ईरानी ड्रोन अटैक के बाद एक बिल्डिंग में आग लग गई। और ये ईरान की राजधानी तेहरान में भी शनिवार रात इजरायली हमले का फुटेज सामने आ रहा। ईरान ने भी इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला किया और ईरान की राजधानी तेहरान में तेल भंडारों के ठिकानों पर भी इजरायली हमलों के बाद फैला तेल शहर के नलियों में पहुंच गया और सड़कों के किनारे भी आग की नदी जैसे हालात बन गए, क्योंकि हमलों के बाद तेल ठिकानों से, तेल भंडारों से तेल सड़कों पर बहने लगा और उसमें भी आग लग गई। तो ऐसे हालात हो रहे हैं। वहीं इधर लेबनान की बॉर्डर पर भी इजरायली टैंक गाइडेड मिसाइलें तैनात की गई। इजराइल लेबनान में इराक समर्थक हिजबुल्लाह के खिलाफ हमला कर रहा है। और ईरान इजराइल जंग से आज के कुछ लाइव अपडेट्स देखिए। ईरान ने बयान दिया कि हम अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह कहना है। वहीं कतर ने कहा कि ईरान ने हम पर हमला करके बड़ा धोखा दिया है। कतर के प्रधानमंत्री ने ईरान की आलोचना की है। और इस बीच खबर है कि ईयू यानी यूरोपीय यूनियन तेल की बढ़ती कीमतों पर भी अब आने वाले गुरुवार को बैठक करेगा, जिसमें यूरोपीय यूनियन के तकरीबन कई देशों के सदस्य शामिल होंगे। 27 देशों के लिए बैठक काफी जरूरी होगी। इधर अजरबैजान ने माल ढुलाई के लिए ईरान बॉर्डर से लगा अपना रूट भी खोल दिया है और चाइना ने भी नए ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले का विरोध किया। चीन ने मुजतबा को सुप्रीम लीडर चुने जाने का भी समर्थन किया और खुद ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने आंकड़े बताते हुए कहा कि पिछले 9 दिनों में 1250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बहरीन की एक तेल कंपनी बोली कि हालात कंट्रोल से बाहर है और सप्लाई रुकने पर हम जिम्मेदार नहीं है। तो वहीं इधर न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शनकारियों ने ईरान पर हमले रोकने की मांग की है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चीन ने समर्थन किया और ईरान में 10वें दिन भी इंटरनेट बंद है। हालात इतने गंभीर चल रहे हैं, पश्चिम एशिया में संकट का माहौल और बढ़ता जा रहा है। और नए सुप्रीम लीडर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि देखते हैं आखिर आगे क्या होता है। ट्रंप ने ये रिएक्शन दिया कि ईरान बचेगा नहीं हमसे। बिना चुनाव लड़े ईरान के सबसे ताकतवर शख्स बन चुके हैं मुजतबा खामेनेई, क्योंकि ये ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में इनको चुना गया है। यही वजह की ये इलेक्टेड नहीं होते हैं, यानी चुनाव लड़के और वोट से जीत के नहीं आते हैं, इन्हें उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाता है। और इस बीच हमारे भारत से एक बड़ी खबर आ रही कि ईरान इजराइल जंग की लड़ाई में मध्य प्रदेश के किसानों का केला भी सड़ने लगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद हो गया है, निर्यात ठप पड़ा है। रमजान में मांग बढ़ती थी, लेकिन इस बार केलों के दाम आधे ही रह गए हैं। बासमती चावल पर भी संकट छाया हुआ, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद है। तो इधर ईरान ने एक दावा ये किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध करने के लिए उकसाया गया। ईरान के विदेश मंत्री अरागची बोले कि अमेरिकी सीनेटर ग्राहम और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर ये साजिश रची और अमेरिका को उकसाया। ये ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। और एक दिन पहले हमलों में इजराइल ने ईरान के कई तेल ठिकानों पर भी मिसाइलें गिराई। तकरीबन 3 डिपो और 30 फ्यूल टैंक भी तबाह हो गए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी 5 और देशों पर हमले किए। कहा कि हम 6 महीने तक जंग लड़ेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ईरान की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं वहां के हूती विद्रोही। 9 दिन बाद भी वो इस जंग से दूर हैं। शिया लड़ाके भले ही वो समर्थन में बयान दे रहे हैं ईरान के, लेकिन खुद लड़ाई में शामिल नहीं हो रहे हैं। जबकि यमन में हूती विद्रोही जो रहते हैं वो ईरान के सहयोगी माने जाते हैं, लेकिन इस बार वो इस जंग से बिल्कुल दूर हैं। और पश्चिम एशिया संघर्ष पर एक और बड़ी खबर देखिए। ईरान ने बहरीन की भी सबसे बड़ी तेल कंपनी पर भीषण हमला किया, ड्रोन से तबाही मचा दी। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी कहना है कि लंबा खींचेगा ये अमेरिका ईरान युद्ध। हमलों में 7वें अमेरिकी सैनिक की मौत हो गई। उसके बाद ट्रंप ने तेहरान को भी खुली धमकी दे दी। इधर ईरान युद्ध का दायरा भी बढ़ा। अब ईरान अपने कई पड़ोसी देशों के नागरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू के भी युद्ध पर रुख कुछ ऐसे ही गंभीर नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे भारत में भी पेट्रोल संकट पर आज पहली बड़ी खबर देखने को मिली कि भारत के कई राज्यों में कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। युद्ध का असर दिखने लगा। देखिए आप, उत्तर प्रदेश नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी लोगों को तेल नहीं मिल रहा है। कई पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। असुविधा के लिए हमें खेद है, क्योंकि दोस्तों ईरान इजराइल जंग की वजह से क्रूड ऑयल के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ऊपर से क्रूड ऑयल सप्लाई के रास्ते भी ठप पड़े हैं। देखिए ईरान जंग की वजह से कच्चा तेल 2022 के बाद अब तक सबसे महंगा हुआ, $115 के पार निकल चुका है। एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि $150 तक भी पहुंच सकती है इसकी कीमतें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बीते 3 सालों की सबसे भयंकर बढ़ोतरी पर पहुंच चुके हैं। देखिए आप चार्ट क्रूड ऑयल का 6 मार्च के बाद किस तरह से स्पाइक देखने को मिला क्रूड ऑयल में, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट रूट बंद कर दिया है ईरान ने। इस वजह से दुनिया भर के देशों में सप्लाई ठप पड़ गई और क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। तो इस वजह से सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है। हमारे भारत में भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ चुके हैं। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो चुका है। डेटा मैंने आपको बताए थे पहले भी। इन हालातों पर इधर रशिया
रशिया का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून तो लगभग खत्म हो चुके हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष पर रूस ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अब इन युद्ध से पूरी वैश्विक सुरक्षा खतरे में है। वहीं ईरान ने अमेरिका को यह भी कहा कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं लेने देंगे। अमेरिका को ईरान ने दो टूक जवाब दिया, पड़ोसी देशों पर हमले रोकने वाले बयान पर सफाई भी दी। और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी है कि ईरान के परमाणु भंडार पर भी कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप। अमेरिका और इजरायल यहाँ विशेष बल भी उतार सकते हैं। इधर आज हमारे भारत देश के संसद भवन में भी विदेश मंत्री की बैठक हुई। एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहे और संसद बजट सत्र के नए चरण की शुरुआत के साथ ही पश्चिम एशिया संकट पर संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि संवाद और कूटनीति जरूरी है और गल्फ कंट्रीज में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर भी विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार कई ऑपरेशन आयोजित कर रही है। अब तक 67,000 भारतीय नागरिक वापस लौटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर चुके हैं और अपने स्वदेश भारत वापस आ चुके हैं। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि ईरान के जो पूर्व सुप्रीम लीडर थे खामेनेई, उनकी मौत पर अमेरिका में सट्टा भी लगा था। 498 करोड़ का खेला था दांव, लेकिन वो सट्टा लगाने वाली ऑनलाइन साइट ने अब भुगतान करने से रोक दिया। नियमों को लेकर भी विवाद हुआ है। और वहीं पंजाब के नैन्सी ग्रेवाल हत्याकांड मामले पर कनाडाई सिख और हिंदू गुस्से में हैं। 3 मार्च एंटी खलिस्तान डे मनाने का ऐलान किया। 18 बार इनको चाकू मारा था, जीभ भी काटी थी, आपको पता होगा। पंजाबी यूट्यूबर नैन्सी ग्रेवाल की हत्या के बाद कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का विरोध काफी बढ़ता जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और खबर है। अमेरिका में तूफान से 12 साल के बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई। भयंकर बवंडर तूफान देखने को मिल रहा है अमेरिका में अभी। तो ये कुछ जंग से जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स रहे। और भी ईरान इजराइल यूएस वॉर से रिलेटेड लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।